देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिनोल की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में, जिसमें हम लोग ईथर के विरचन की विधियां, इनके भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे ईथर का विरचन। तो देखिए, पहला देखिए, एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा। देखिए, एल्कोहलों के निर्जलन या निर्जलीकरण के द्वारा कैसे ईथर का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, प्रोटिक अम्लों जैसे H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में एल्कोहल निर्जलित हो जाती है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, जो प्रोटिक अम्ल होते हैं H2SO4 या H3PO4, इनकी उपस्थिति में क्या होता है, एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है या एल्कोहल निर्जलित हो जाती है। इसका मतलब है जल का अणु बाहर निकल जाता है। आगे देखिए, यहाँ अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन होगा अथवा ईथर। तो देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभिक्रिया की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि उत्पाद के रूप में एल्कीन बनेगी या ईथर बनेगी। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण से 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल निर्जलित होकर एथीन देती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि 443 केल्विन ताप पर क्या होता है। देखिए, 443 केल्विन ताप पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो एथेनॉल है वो निर्जलित होकर क्या देती है, एथीन देती है। क्या देती है, एथीन देती है। और देखिए, जबकि 413 केल्विन ताप पर एथोक्सीएथेन मुख्य उत्पाद होता है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब एथेनॉल का निर्जलीकरण किया जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और अगर ताप 443 केल्विन है तब तो बनती है एथीन, और अगर ताप 413 केल्विन है तब बनती है एथोक्सीएथेन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अभिक्रिया की परिस्थिति के ऊपर निर्भर कर रहा है कि उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए आगे इस अभिक्रिया को देखिए, ये क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल का निर्जलीकरण करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। पहली बार तो करवा रहे हैं 443 केल्विन ताप पर। देखिए, पहली अभिक्रिया देखिए, 443 केल्विन ताप पर ये क्या बन गई, एथीन बन गई। ठीक है, कहने का मतलब है एल्कीन का निर्माण हो गया। और कौन सी एल्कीन बनी, एथीन बन गई। और देखिए, जब इसका निर्जलीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 413 केल्विन पे हम लोग करवा रहे हैं, तो देखिए एथोक्सीएथेन बन गया, यानी ईथर का क्या हो गया, निर्माण। तो हमने क्या देखा, अभिक्रिया की परिस्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ उत्पाद का निर्माण हो रहा है। 443 केल्विन ताप पर एथीन बन रही है और 413 केल्विन ताप पर एथोक्सीएथेन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चले आगे। आगे देखिए, ईथर का विरचन एक द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN2 अभिक्रिया है। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि जो ईथर का विरचन होता है वो एक SN2 अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें एल्कोहल अणु एक प्रोटोनित एल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है। तो देखिए, इसकी क्रियाविधि में होता क्या है कि जो एल्कोहल का अणु है वो प्रोटोनित एल्कोहल के ऊपर आक्रमण करता है और ईथर का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये क्या है, ये कोई एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल की हम अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले जो ये H+ है, जो अम्ल का H+ है वो इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। तो लीजिए भाई, CH3 CH2 और इस ऑक्सीजन पे आके हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, देखिए बच्चों, ये हमारा प्रोटोनित एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, प्रोटोनित एल्कोहल। ये प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण हो गया प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण। अब क्या होगा, इस प्रोटोनित अल्कोहल पे अल्कोहल का दूसरा अणु आक्रमण करेगा। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ, देखिए इधर समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रोटोनित अल्कोहल है, इस प्रोटोनित अल्कोहल पे जो अल्कोहल का दूसरा अणु है, तो वो दूसरा अणु अपने नाभिक स्नेही केंद्र यानी ऑक्सीजन की तरफ से इस कार्बन पे क्या कर रहा है, देखिए इस कार्बन पे आक्रमण कर रहा है। और इस कार्बन पे जो आक्रमण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है, यानी पश्च आक्रमण हो रहा है। और देखिए, ये यहाँ से ये जल का अणु बाहर निकल रहा है, ये जल का अणु बाहर निकल रहा है। तो देखिए क्या होगा, जल का अणु बाहर निकल गया और देखिए ये आपस में जुड़ के ये एक आयन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया भाई, जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों की तरफ से इधर से आक्रमण कर रहा है, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को काम में लेकर इससे बंध बना लिया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया,
प्लस आवेश आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। अब ये जो आयन बना है, इस आयन में से H प्लस, जो ये हाइड्रोजन है, ये H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है और बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के जाता है। तो देखिए हमारे ईथर का निर्माण हो गया और H प्लस बाहर निकल गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। प्रोटोनित अल्कोहल पे देखिए जो अल्कोहल का अणु है वो आक्रमण कर रहा है और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए अल्कोहलों का अम्लीय निर्जलन, जिसमें एल्कीन बनती है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से भी संबंधित है जो ईथर देती है। तो देखिए बच्चों, हमने देखा ना कि भाई अल्कोहलों का जो अम्लीय निर्जलन, अभी हमने पढ़ा अम्लीय निर्जलन वो एक प्रकार से क्या थी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भाई हमने पढ़ा ये अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। भाई हमने देखा ना यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पश्चाक्रमण हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है जो क्या देती है, ईथर देती है। ठीक है, आगे देखिए यह विधि केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथरों के विरचन के लिए ही उपयुक्त होती है। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो यह विधि है, जो SN2 क्रियाविधि के द्वारा ये विधि संपन्न होती है या ये अभिक्रिया संपन्न होती है, वो केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथरों के विरचन के लिए ही उपयुक्त होती है। ठीक है, आगे देखिए जब अल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक होता है तो अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि अल्कोहल अगर द्वितीयक या तृतीयक होता है तो यह अभिक्रिया किस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है, SN1 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो आपको यह अभिक्रिया समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया देखिए, विलियमसन संश्लेषण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, विलियमसन संश्लेषण, और इसे एक और नाम दिया जाता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, तो देखिए यह सम्मित और असम्मित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। तो देखिए बच्चों ये क्या है कि सम्मित और असम्मित ईथरों को बनाने की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, और देखिए क्या होता है, ये Na और ये NaX के रूप में बाहर निकल जाता है, और देखिए RO और R' यानी ये क्या बन गया, ईथर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रतिस्थापित यानी द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान देना कि प्रतिस्थापित जो हमारे द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल समूह युक्त जो ईथर होते हैं उनका भी निर्माण इस विधि से किया जा सकता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का SN2 आक्रमण होता है। तो देखिए अगर हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया देखें तो उस पर जो एल्कोक्साइड आयन का जो आक्रमण होता है वो SN2 क्रियाविधि के द्वारा होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है और ये हमारा कोई एल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, तो देखिए जो एल्कोक्साइड आयन है वो इस पे क्या करेगा, पश्च आक्रमण करेगा, यानी अपने नाभिक स्नेही केंद्र ऑक्सीजन की तरफ से इस पे पश्च आक्रमण करेगा और ये जो Br माइनस है ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये Br जो माइनस के रूप में बाहर निकली है, देखिए बच्चों जो Br माइनस के रूप में बाहर निकली है वो Na प्लस के साथ जुड़ के NaBr का निर्माण कर लेगी। ठीक है, तो NaBr तो बाहर निकल गया, NaBr बाहर निकल गया, और देखिए ये जो पूरा समूह है, ये जो पूरा समूह है ये CH3 समूह के साथ में यहाँ पे जुड़ गया और ये हमारा क्या बन गया, ईथर का क्या हो गया, निर्माण। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड पे जो अभिक्रिया होती है वो SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तृतीयक एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एल्कीन प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हम लोग तृतीयक एल्किल हैलाइड काम में ले रहे हैं, भाई जो एल्किल हैलाइड हम लोग काम में ले रहे हैं वो अगर तृतीयक एल्किल हैलाइड है तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी एवं कोई ईथर नहीं बनती है। और देखिए अब इसमें अभिक्रिया के दौरान कोई ईथर का निर्माण नहीं होता, केवल एल्कीन बनती है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, उदाहरण देखिए यहाँ पे
पे हम लोग ये जो एल्कोक्साइड आयन है, देखिए जो सोडियम एल्कोक्साइड आयन है, इसकी अभिक्रिया हम इस तृतीयक जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसके साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाने पर, तो देखिए इस अभिक्रिया के द्वारा केवल 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होती है। कहने का मतलब है यहाँ पे एल्कीन उत्पाद के रूप में बन रही है। और देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है। और तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करवा रहे हैं। ये सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे NaBr बनेगा। भाई ये Na+ और ये Br NaBr बनेगा, CH3O। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और इस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ पे एल्कीन 2 मेथिल प्रोपीन का निर्माण होगा। और जो H निकलेगा यहाँ से वो इस समूह से जुड़कर CH3OH का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 मेथिल प्रोपीन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कोक्साइड न केवल नाभिक रागी होते हैं अपितु प्रबल क्षारक भी होते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है जो ये एल्कोक्साइड होते हैं ना, ये नाभिक रागी के साथ साथ प्रबल क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं। ठीक है, वे एल्किल हैलाइडों के साथ विलोपन अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। क्या हो रही है, विलोपन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस विधि से फिनोलों को भी ईथरों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें फिनोल का उपयोग फिनोक्साइड अर्धांश के रूप में होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान देना, इस विधि से फिनोल को भी ईथर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए ये क्या है, फिनोल है। फिनोल को सबसे पहले हम बदलेंगे फिनोक्साइड में। किस में बदलेंगे, फिनोक्साइड में। तो फिनोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं NaOH के साथ में, और ये हमारा बन गया सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। तो देखिए ये Na और X, ये तो NaX के रूप में बाहर निकल गया, और इस फिनोल के इस ऑक्सीजन से ये R समूह आके जुड़ गया, और ये देखिए किसका निर्माण हो गया, ईथर का निर्माण हो गया। यानी हमने फिनोल को भी किस में बदल लिया, ईथर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब भौतिक गुणधर्म देखिए, देखिए जो ध्यान दीजिएगा ईथरों के भौतिक गुणधर्म की तरफ। तो देखिए ईथर में कार्बन ऑक्सीजन आबंध ध्रुवीय होते हैं, अतः ईथरों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो देखिए बच्चों, इनमें होता क्या है, ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन आबंध है वो ध्रुवीय होता है, अतः ईथरों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, ईथरों की अल्प ध्रुवता उनके क्वथनांकों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ईथरों की जो अल्प ध्रुवता होती है वो उनके क्वथनांकों को अधिक प्रभावित नहीं करती, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केनों के क्वथनांकों के समान होते हैं, परंतु वे एल्कोहलों के क्वथनांकों से बहुत कम होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ईथरों का क्वथनांक होता है वो समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केनों के लगभग बराबर होता है, लेकिन एल्कोहलों के क्वथनांकों से बहुत ही क्या होता है, कम। तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपको दिया हुआ है कोई एल्केन, कौन सी एल्केन है, एन पेंटेन। ये देखिए ये आपको ईथर दिया हुआ है एथोक्सी एथेन, और ये अल्कोहल दिया हुआ है ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, और देखिए ये इनके क्वथनांक दिए हुए हैं। ये जो क्वथनांक है ये केल्विन में है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक यहाँ पे किस में है, क्वथनांक यहाँ केल्विन के रूप में है। और देखिए इसका क्वथनांक होता है 309.1 केल्विन, इसका होता है 307.6 केल्विन, और इसका होता है 390 केल्विन। तो देखिए आप लोग भाई इस एल्केन का और इस ईथर का जो क्वथनांक है वो लगभग बराबर है। ठीक है, जबकि देखिए इन तीनों की तुलना करें तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एल्कोहलों एवं ईथरों के क्वथनांकों में अधिक अंतर का कारण एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंधों की उपस्थिति है। और देखिए इसका कारण क्या है भाई, एल्कोहलों में क्या पाया जाता है, एल्कोहलों में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ही इनका क्वथनांक ईथर से और एल्केन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए ईथरों की जल में मिश्रणीयता
समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों के समान होती है। देखिए, ईथरों की जो जल में मिश्रणीयता होती है वो समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों के समान होती है, और इसका कारण है कि एल्कोहलों की तरह ईथर का ऑक्सीजन परमाणु भी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए बच्चों, इसका कारण क्या है कि जो ईथर का ऑक्सीजन परमाणु होता है, देखिए जो ये ईथर का ऑक्सीजन परमाणु होता है ये जल के साथ में, देखिए जल के साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध। तो समझने की कोशिश करना, ये तो हो गया ईथर और ये हो गया जल। तो देखिए ईथर का जो ऑक्सीजन है, भाई जो ईथर का जो ऑक्सीजन है वो जल के हाइड्रोजन के साथ में क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ईथर के अणु और जल के अणु के बीच भी क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और इसी कारण से जो जल में इनकी मिश्रणीयता होती है वो समान आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहलों के समान होती है। ठीक है, भौतिक गुण समझ में आए? चलिए आगे देखिए। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। देखिए बच्चों, अब हम ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला देखिए, ईथरों में CO आबंध का विदलन। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ईथर क्रियात्मक समूहों में सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। देखिए बच्चों, जो ईथर होते हैं वो जितने भी क्रियात्मक समूह है उनमें सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, ईथरों के कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइडों के आधिक्य में होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इनके कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है वो कब होता है? जब इनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ करवाई जाती है, और वो भी कब? हाइड्रोजन हैलाइडों के आधिक्य में। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, ये ईथर है और इसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देखना, जब इसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये R और ये X, ठीक है, ये तो बना लेंगे एल्किल हैलाइड, और ये ROH ये बन गया एल्कोहल। क्लियर है? अब आगे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइडों का आधिक्य है ना, तो अब ये जो एल्कोहल बना है, देखिए जो ये एल्कोहल बना है, ये एल्कोहल दोबारा हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करेगा, और देखिए जल का अणु बाहर निकल गया, भाई ये H और ये OH जल का अणु बाहर निकल गया, और दोबारा एल्किल हैलाइड का क्या हो गया? निर्माण। तो आपने क्या देखा? देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया से समझने की कोशिश करना। भाई आपने क्या देखा कि जब ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों के आधिक्य के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। भाई एल्किल हैलाइड के कितने अणु प्राप्त हुए? 2 अणु। ठीक है, आई समझ में ये अभिक्रिया? आगे देखिए, एरिल ऑक्सीजन आबंध के अधिक स्थायी होने के कारण एल्किल एरिल ईथर का एल्किल ऑक्सीजन आबंध विदलित होता है, और इस अभिक्रिया से फिनोल एवं एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जो एरिल ऑक्सीजन बंध होता है वो अधिक स्थायी होता है, और इसी कारण से एल्किल एरिल ईथर की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? एल्किल ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये एल्किल एरिल ईथर है, एल्किल एरिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा रहे हैं तो ये बंध टूटेगा, और देखिए ये R और X मिलके इन्होंने तो क्या बना लिया? एल्किल हैलाइड बना लिया, और ये H इस ऑक्सीजन से जुड़ के इन्होंने किसका निर्माण कर लिया? फिनोल का निर्माण कर लिया। ठीक है, आया समझ में आपको ये बात? चलिए आगे देखिए, 2 विभिन्न एल्किल समूहों वाली ईथर भी इसी प्रकार से विदलित होती है। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2 विभिन्न एल्किल समूह वाली ईथर है तो उनका विदलन भी इसी प्रकार से होता है। ठीक है, और देखिए उस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बंध टूटता है जो कि क्या होता है? दुर्बल होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, ये क्या है? 2 एल्किल समूह वाली ईथर है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। तो देखिए ये R और ये X, ठीक है, ये तो RX बना लिया, एल्किल हैलाइड बना लिया, और ये R-O और ये H इन्होंने मिलकर अल्कोहल का क्या कर लिया? निर्माण। यानी आपने क्या देखा कि इसमें कौन सा बंध टूट रहा है? इसमें ये बंध टूट रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बंध का विदलन उसी प्रकार होगा, वो कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटेगा जो कि कमजोर होता है। चलिए आगे देखिए, हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम होता है वो ये होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होती है हाइड्रोजन आयोडाइड की, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की। ठीक है, आगे देखिए,
ईथरों का विदलन सांद्र HI अथवा HBr द्वारा उच्च ताप पर होता है। तो देखिए बच्चों, जो ईथरों का जो विदलन है वो सांद्र HI यानी सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड अथवा हाइड्रोजन ब्रोमाइड द्वारा अगर करवाते हैं तो वो कब होता है, वो उच्च ताप पर होता है। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए इसकी क्रियाविधि समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, जो ईथर है, ईथरों का जो विदलन सांद्र HI के साथ होता है, उसकी क्रियाविधि समझने की कोशिश कीजिए कि किस क्रियाविधि के द्वारा ये विदलन होता है। तो देखिए क्रियाविधि, देखिए ईथर की सांद्र HI के साथ अभिक्रिया ईथर के अणु के प्रोटोनन से प्रारंभ होती है। तो देखिए बच्चों, जो ईथर की सांद्र HI के साथ अभिक्रिया होती है वो ईथर के अणु के प्रोटोनन से प्रारंभ होती है। और देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए चरण फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए ये कोई ईथर है, ईथर जब HI से अभिक्रिया करता है तो HI हमें पता है कैसे टूटता है, H प्लस का और I माइनस का, इस तरीके से ये टूटता है। तो जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है। ठीक है, और देखिए I माइनस, जो ये I है ये I माइनस के रूप में अलग हो जाता है, आयोडाइड आयन के रूप में, और ये जो H है वो इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ जाता है। ठीक है, यानी हमने क्या देखा, ईथर का प्रोटोनन हो गया, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ईथर का प्रोटोनीकरण हो गया। भाई ईथर के ऑक्सीजन पे प्रोटोन आके जुड़ गया, H प्लस आके जुड़ गया। ठीक है, आगे देखिए अभिक्रिया HI या HBr के साथ होती है क्योंकि ये अभिकर्मक पर्याप्त अम्लीय होते हैं। तो देखिए बच्चों, जब ये अभिक्रिया सांद्र HI या सांद्र HBr की उपस्थिति में होती है तभी ये चरण होता है, क्योंकि जो HI और HBr होते हैं ये अभिकर्मक पर्याप्त क्या होते हैं, पर्याप्त अम्लीय होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए स्टेप 2, चरण 2 देखिए, आयोडाइड एक अच्छा नाभिक रागी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये आयोडाइड निकला है, ये जो आयोडाइड आयन निकला है ये बहुत अच्छा क्या है, नाभिक रागी है। यह पद 1 से प्राप्त ऑक्सोनियम आयन के अल्पतम प्रतिस्थापित कार्बन पर आक्रमण करता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, ये जो आयोडाइड आयन है ये इस ऑक्सोनियम आयन पे, देखिए ये बच्चों ऑक्सोनियम आयन है, इस ऑक्सोनियम आयन के अल्प प्रतिस्थापित कार्बन पे आक्रमण करता है। अब देखिए इसका अल्प प्रतिस्थापित कार्बन कौन सा है, अगर हम देखें तो इन दोनों कार्बन में से ये वाला कार्बन कैसा है, अल्प प्रतिस्थापित है। तो ये आयोडाइड आयन इस पे क्या करता है, आक्रमण करता है। तो देखिए आगे देखिए, और SN2 क्रियाविधि से अल्कोहल अणु को विस्थापित कर देता है। और देखिए क्या होता है, यहाँ पे SN2 क्रियाविधि होती है और जो अल्कोहल अणु है देखिए ये इस कार्बन पे आक्रमण करता है और ये इस तरीके से अल्कोहल का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अतः दो भिन्न एल्किल समूह युक्त मिश्रित ईथर के विदलन से बनने वाली अल्कोहल तथा एल्किल आयोडाइड कौन से होंगे, यह एल्किल समूहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों ध्यान देना कि दो भिन्न एल्किल समूह युक्त अगर कोई मिश्रित ईथर है तो उनके विदलन से बनने वाली अल्कोहल तथा एल्किल आयोडाइड कौन से होंगे, यानी कहने का मतलब है किस प्रकार की अल्कोहल बनेगी और कौन सा एल्किल आयोडाइड बनेगा, यह एल्किल समूहों की प्रकृति के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो आगे देखिए जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित होते हैं तो निम्नतर एल्किल समूह एल्किल आयोडाइड यानी SN2 अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक बार हम इस क्रियाविधि को समझ लेते हैं कि जो हमने क्रियाविधि पढ़ी कि किस तरीके से जो आयोडाइड आयन है वो अल्प प्रतिस्थापित कार्बन पे आक्रमण करता है। तो देखिए यहाँ पे ये आयोडाइड आयन है, ये इस ऑक्सोनियम आयन के इस कार्बन पे अल्प प्रतिस्थापित कार्बन पे आक्रमण करेगा, SN2 क्रियाविधि के द्वारा करेगा, और जब ये इस पे आक्रमण करेगा ये पूरा समूह बाहर निकल जाएगा, यानी अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे संक्रमण अवस्था बनेगी, ये संक्रमण अवस्था बन गई संक्रमण अवस्था। अब देखिए क्या होगा, संक्रमण अवस्था से एक तो निर्माण होगा ये आयोडाइड का, ठीक है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा और ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी और ये भी समझ में आई होगी कि जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित होते हैं तो निम्नतर एल्किल समूह एल्किल आयोडाइड बनाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जब ईथर में प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित होते हैं तो जो निम्नतर एल्किल समूह है, जो निम्नतर एल्किल समूह होगा वही क्या बनाएगा, एल्किल आयोडाइड बनाएगा, और किस क्रियाविधि के द्वारा, SN2 क्रियाविधि के द्वारा। ठीक है, चले आगे।
जब HI आधिक्य में होता है और अभिक्रिया उच्च ताप पर की जाती है तो एथेनॉल यानी HI के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके एथिल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए बच्चों, जब HI आधिक्य में होती है और अभिक्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है तो जो एथेनॉल है, देखिए जो ये एथेनॉल बनी है, ये जो अल्कोहल बना है, ये एथेनॉल HI के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके एथिल आयोडाइड में बदल जाता है। तो देखिए आगे देखिए चरण 3 देखिए बच्चों क्या होगा, ये अल्कोहल है भाई, एथेनॉल है, तो क्या होगा, सबसे पहले एथेनॉल के ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और ये I- आयोडाइड आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इस आयन का निर्माण हो गया और ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया। अब क्या होगा, ये आयोडाइड आयन इस कार्बन पे, देखिए आयोडाइड आयन इस कार्बन पे, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है, देखिए ये आयोडाइड आयन इस कार्बन पे पश्च आक्रमण करेगा। तो देखिए आयोडाइड आयन इस कार्बन पे आक्रमण कर रहा है और जल का अणु बाहर निकल रहा है और देखिए एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो रहा है और जल बन रहा है। ठीक है, तो ये क्रियाविधि आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए, जब इनमें एक एल्किल समूह तृतीयक समूह होता है तो तृतीयक हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है कि इनमें जब एक एल्किल समूह, भाई ईथर में जब एक एल्किल समूह तृतीयक समूह होता है तो तृतीयक हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कोई हमारा ईथर है, ठीक है, और ईथर का जो एक समूह है, आप ध्यान से देखेंगे एक समूह क्या है, तृतीयक समूह है। ठीक है, और जब इसकी अभिक्रिया HI के साथ करवाते हैं तो हमें तृतीयक हैलाइड, ये तृतीयक हैलाइड प्राप्त होता है। इन्हें कहने का मतलब है यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये तो बना लेता है हमारे क्या, तृतीयक हैलाइड, और ये CH3OH मिलकर क्या बना लेते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका कारण अभिक्रिया के चरण 2 में निष्कासित होने वाले CH3OH यानी जो अल्कोहल है समूह के निष्कासन से अधिक स्थायी कार्बोकेटायन यानी इस कार्बोकेटायन का बनना है, जिससे अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, इस अभिक्रिया में इस कार्बोकेटायन का, तृतीयक कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए। इसमें भी क्या होगा, प्रथम चरण में अगर आप प्रथम चरण देखेंगे धीमा होता है और इसमें ऑक्सीजन पे H आके जुड़ जाता है। ठीक है, H आके जुड़ गया यहाँ पे और फिर क्या होगा, ये CH3OH समूह बाहर निकल जाएगा और तृतीयक कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। SN1 क्रियाविधि हो रही है ना, SN1 क्रियाविधि हमें पता है 2 स्टेप में होती है। ये पहला स्टेप है जो धीमा पद होता है। तो देखिए यहाँ पे तृतीयक कार्बोकेटायन बन गया और इस तृतीयक कार्बोकेटायन पे I- यानी आयोडाइड आयन आक्रमण करेगा और देखिए हमारा तृतीयक एल्किल आयोडाइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये क्रियाविधि आपको समझ में आई होगी अच्छे से। आगे चलते हैं, एनीसोल में ईथर के प्रोटोनन द्वारा मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन, देखिए इस तरीके से ये होता है, मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बनता है। फेनिल समूह के कार्बन की sp2 संकरण अवस्था तथा C6H5O समूह के आंशिक द्वि आबंध अभिलक्षण के कारण CH3O का आबंध C6H5O यानी इनके बीच के आबंध की तुलना में दुर्बल होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि अगर एनीसोल की हम लोग बात करें तो एनीसोल में ईथर के प्रोटोनन के द्वारा मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन, इसको बोलते हैं मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बनता है और फेनिल समूह के कार्बन की sp2 संकरण अवस्था तथा C6H5O यानी C6H5 और O जो ये है, इस समूह के जो आंशिक द्विआबंध, देखिए इनके बीच में आंशिक द्विआबंध होता है इनके बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वलय के साथ में अनुनाद में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन की sp2 संकरण अवस्था तथा जो ये O और C6H5 है, जो ये समूह है, इसके आंशिक द्विआबंध अभिलक्षण के कारण OCH3 यानी O और CH3 का जो आबंध है वो OC6H5 यानी इस आबंध की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए आयोडाइड आयन का आक्रमण OCH3 आबंध को तोड़कर CH3I बनाता है। यानी अब यहाँ पे क्या होता है, ये बंध टूटता है। ठीक है, ये बंध टूटता है और देखिए CH3I बनता है। ठीक है, मेथिल आयोडाइड बनता है। फिनोल पुनः अभिक्रिया करके हैलाइड नहीं देते क्योंकि फिनोल का sp2 संकृत कार्बन,
ठीक है, जो sp2 संकरित कार्बन है, जो नाभिक रागी है, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शा सकता, जो कि हैलाइड में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फिनोल अभिक्रिया करके, यानी फिनोल दोबारा अभिक्रिया करके हैलाइड नहीं देते हैं, क्योंकि फिनोल का जो sp2 संकरित कार्बन है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, क्योंकि वो खुद क्या होता है, नाभिक रागी होता है। ठीक है, चले आगे। दूसरी अभिक्रिया देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, ईथरो की अब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। तो देखिए, एल्कोक्सी समूह, देखिए ये एल्कोक्सी समूह होता है, ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है तथा यह फिनोल के OH समूह के समान ही एरोमेटिक वलय को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय करता है। तो देखिए बच्चों, समझना कि अगर हम बात करें OR समूह की, भाई एल्कोक्सी समूह की, तो देखिए अगर किसी भी बेंजीन वलय से ये OR समूह जुड़ा होता है, तो देखिए इस समूह के कारण क्या होता है, जो हमारी बेंजीन वलय है वो सक्रिय हो जाती है, और इस समूह के कारण ही इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, और ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए, ये एल्किल एरिल ईथर है। ठीक है, और एल्किल एरिल ईथर में जो ऑक्सीजन है, देखिए जो OR समूह है वो +M प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, और देखिए फिनोल की तरह जो ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो अनुनाद में भाग लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, तो ये डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस पे माइनस आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। अब ये जब ये माइनस आवेश है, ये अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, तो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। लीजिए भाई, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ माइनस आवेश आ गया। अब ये अगर माइनस आवेश इधर शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इस पे माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और जब ये यहाँ आएंगे तो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन दोबारा ऑक्सीजन के पास में, और देखिए हमारा क्या बन गया, एल्किल एरिल ईथर बन गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, जो एल्कोक्सी समूह है वो एक तरीके से जो फिनोल का OH समूह है उसकी तरह क्या दिखा रहा है, अनुनाद दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एल्कोक्सी समूह के जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस बेंजीन वलय के साथ में अनुनाद में भाग लेते हैं, और इसीलिए ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए पहली अभिक्रिया देखिए इसकी, हैलोजनन। फेनिल एल्किल ईथर बेंजीन वलय में सामान्य हैलोजनन अभिक्रियाएं देता है। उदाहरण देखिए, एनिसोल का ब्रोमिनन एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन द्वारा आयरन 3 ब्रोमाइड उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी होता है। ऐसा मेथोक्सी समूह द्वारा बेंजीन वलय के सक्रियण के कारण होता है, और इसमें पैरा समावयवी की उपलब्धि कितनी होती है, 90% होती है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे हैलोजनन पढ़ रहे हैं, जो एक प्रकार की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और ये कह रहा है कि फेनिल एल्किल ईथर बेंजीन वलय में सामान्य हैलोजनन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। और देखिए, जब एनिसोल का ब्रोमीकरण किया जाता है, देखिए बच्चों, जब एनिसोल का ब्रोमीनीकरण किया जाता है तो एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन के द्वारा किया जाता है, और ये जो अभिक्रिया होती है ये आयरन 3 ब्रोमाइड जो उत्प्रेरक है उसकी अनुपस्थिति में भी संपन्न हो जाती है। और इसका कारण क्या है, मेथोक्सी समूह के द्वारा बेंजीन वलय का सक्रियण। इस कारण से देखिए इसमें पैरा समावयवी बनता है और वो 90% बनता है। ठीक है, अभिक्रिया देखिए, ये एनिसोल है, देखिए बच्चों इसे एनिसोल कहते हैं, और एथेनोइक अम्ल में Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ब्रोमीनीकरण एक बार तो हो जाएगा ऑर्थो पे, एक बार हो जाएगा पैरा पे। ये बन गया पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये बन गया ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और ये देखिए मुख्य उत्पाद होता है और ये अल्प उत्पाद होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, देखिए एनिसोल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो एक लुईस अम्ल है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड एसिल हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा एल्किल तथा एसिल समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर प्रवेश करता है। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे एनिसोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, और CH2 भी है यहाँ पे, इसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, एक बार तो मैथिल समूह जुड़ जाएगा ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और देखिए इसे कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, क्योंकि यहाँ पे एल्किल समूह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ रहा है। और देखिए क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है 2 मेथोक्सी टोलुइन जो अल्प मात्रा में बनता
है और एक बन रहा है 4-मेथोक्सीटोलुइन जो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, आइए अभिक्रिया आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए एनीसोल की अभिक्रिया अगर एथेनॉल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एसिल समूह जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया 2-मेथोक्सी एसिटोफिनोन और ये पैरा पे एसिल समूह जुड़ गया, ये बन गया 4-मेथोक्सी एसिटोफिनोन। ये मुख्य उत्पाद होता है, ये अल्प उत्पाद होता है और देखिए इसे बोला जाता है फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिल समूह का क्या हो गया, प्रवेश हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए नाइट्रोकरण, देखिए एनीसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनीसोल का मिश्रण देता है। तो देखिए बच्चों, ये नाइट्रोकरण को नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे एनीसोल की अभिक्रिया हम लोग H2SO4 और HNO3 के साथ करवा रहे हैं और जो नाइट्रो समूह है, एक तो नाइट्रो समूह प्रवेश कर गया ऑर्थो स्थिति पे और एक बार प्रवेश कर गया पैरा स्थिति पे, ये बन गया 2-नाइट्रो एनीसोल और ये बन गया 4-नाइट्रो एनीसोल। ठीक है, ये बनता है अल्प मात्रा में और ये बनता है मुख्य मात्रा में। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कि जो एनीसोल की कुछ अभिक्रियाएं जो हमने पढ़ी वो फिनोल के समान ही होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसी के साथ में हमारी ये यूनिट समाप्त हो गई है और अब आगे आने वाले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।